हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे आरएस मेंस के पेपर 3 के पार्ट 3 में जो कानून वाला सेक्शन है उसका एक टॉपिक जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे वह है स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध। इसमें हम विभिन्न कानूनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिसमें एक कानून अर्थात घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि संविधान के अधीन प्रत्याभूत ऐसी महिलाओं के अधिकारों के अर्थात यह अधिकार हमें कौन देता है? संविधान देता है। अर्थात संविधान के अधीन प्रत्याभूत ऐसी महिलाओं के अधिकारों के प्रभावी संरक्षण, हमें उनका क्या करना है? प्रभावी संरक्षण करना है, जो परिवार के भीतर रहती है। अर्थात हमें संविधान के अंदर ऐसी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है जो परिवार के अंदर रहती है और किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हो जाती है, और उसके संबंधित और आनुवंगिक विषयों का उपलब्ध कराने के लिए यह अधिनियम बनाया जाता है। अर्थात उससे संबंधित जो भी विषय है और इसके अलावा जो नहीं लिखे हैं वो विषय भी, अर्थात दोनों विषय जो लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए हैं, दोनों को उपलब्ध कराने के लिए यह अधिनियम बनाया जा रहा है। तो अधिनियम की शुरुआत इसी तरह की जा रही है। अब बात करते हैं कि यह क्यों बनाया गया है। ये हमने वापस देख लिया है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी है, ऐसी महिलाओं की जो घर में या परिवार में रहती है और किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हो जाती है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था, लेकिन 2019 के बाद यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी उसी प्रकार लागू होगा जिस तरह पूरे देश में लागू हुआ है। इसकी बात करते हैं, इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं, अर्थात 5 चैप्टर और 37 धाराएं हैं। धाराओं के अंतर्गत इसमें विभिन्न चीज़ें बताई जाती है कि जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू हिंसा की। घरेलू हिंसा क्या है? तो घरेलू हिंसा के बारे में धारा 3 के अंदर बताया गया है। धारा 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि घरेलू हिंसा अर्थात प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या आचरण, अर्थात प्रत्यर्थी जिसके खिलाफ हमने शिकायत की है, यदि वो कोई ऐसा कार्य करता है, कोई लोप करता है या आचरणगत लोप करता, नुकसान करता है या कोई ऐसा आचरण करता है जो व्यथित व्यक्ति अर्थात उस महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, अर्थात उसे नुकसान पहुंचाता है या उसे कोई क्षति पहुंचाता है। यदि क्षति भी नहीं पहुंचाता, अपहानि भी नहीं करता, या फिर ऐसा करने की प्रवृत्ति है उसकी कि ऐसा डर है कि वह ऐसा कर सकता है, जिसके अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार और भावनात्मक दुर्व्यवहार और आर्थिक दुर्व्यवहार सभी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। तो हम दोबारा देखते हैं इसकी परिभाषा में। कई बार परीक्षा में परिभाषा पूछ ली जाती है कि घरेलू हिंसा क्या होती है कि प्रत्यर्थी का कोई ऐसा कार्य, प्रत्यर्थी अर्थात वह व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, उसका कोई कार्य, कोई लोप या आचरण जो क्या करता है, जो व्यथित व्यक्ति है अर्थात जो महिला है, उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या अंग या उसकी मानसिक शारीरिक भलाई की अपहानि या नुकसान करता है या उसे कोई क्षति पहुंचाता है, तो या फिर ऐसा करने की उसकी प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है? शारीरिक दुर्व्यवहार हो सकता है, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार ये भी हो सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को किस में शामिल करते हैं? घरेलू हिंसा के अंतर्गत शामिल करते हैं। व्यथित व्यक्ति को, उसके नातेदार को, या तो उस व्यथित महिला को या उसके किसी रिश्तेदार या नातेदार को दहेज के लिए, संपत्ति के लिए या मूल्यवान प्रतिभूति या सामान के लिए कानून के विरुद्ध मांग करता है। कानून के विरुद्ध अर्थात जो नियमों के जो विरुद्ध है, ऐसी मांग की पूर्ति के लिए पीड़ित करता है, महिला को तंग करता है या फिर नुकसान पहुंचाता है या नुकसान या क्षतिग्रस्त करता है, तो ये सब चीज़ें भी घरेलू हिंसा में शामिल होगी। अब बात करें व्यथित व्यक्ति कौन होगा। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा क्या होगी इस कानून के अंतर्गत? व्यथित व्यक्ति एक ऐसी महिला होगी या एक ऐसी स्त्री होगी जो प्रत्यर्थी तो आप समझ गए होंगे, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। तो व्यथित व्यक्ति और प्रतिवर्ती क्या है? एक साथ घरेलू नाता में रहती है। प्रत्यर्थी के द्वारा किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का अभिकथन करती है, अर्थात जो प्रत्यर्थी के खिलाफ ये कहती है कि इसने मेरे खिलाफ घरेलू हिंसा की है। इसमें वह महिला भी शामिल होगी जो प्रत्यर्थी के साथ
विवाह जैसे संबंध में रहती है, अर्थात शादीशुदा नहीं है लेकिन जैसे लिव इन रिलेशनशिप या इस तरह के जो संबंध में रहती है, उन महिलाओं को भी इसके अंदर शामिल किया गया है जो प्रत्येक के साथ घरेलू नाता रखती है या फिर विवाह जैसी प्रकृति रखती है। शादी तो इसके अंदर गिनी जा ही रही है। इसके बाद हम बात करेंगे संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी अर्थात जो जिनके पास हम शिकायत लेकर जाते हैं। संरक्षण अधिकारी की बात करें तो ये धारा 8 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके, राज्य सरकार क्या करेगी, अधिसूचना जारी करेगी और अधिसूचना जारी करके हर जिले में अर्थात प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितना वह जरूरी समझेगी। अर्थात राज्य सरकार समय समय पर प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी उन क्षेत्रों के केसों के हिसाब से, अर्थात ज़्यादा केस आ रहे हैं तो ज़्यादा संरक्षण अधिकारी, कम केस आ रहे तो कम संरक्षण अधिकारी, लेकिन वो जितना आवश्यक समझेगी उतने संरक्षण अधिकारी वहाँ नियुक्त करेगी। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और निरीक्षण में काम करेंगे, अर्थात वह अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, मजिस्ट्रेट को। अब बात करते हैं संरक्षण अधिकारी हमने नियुक्त कर दिया इसके लिए। अब संरक्षण अधिकारी काम क्या करेगा, अर्थात संरक्षण अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य के बारे में धारा 9 के अंदर बताया गया है कि वह मजिस्ट्रेट को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता देगा, कि इससे संबंधित जो भी कार्य होंगे तो संरक्षण अधिकारी उनकी हेल्प करेगा मजिस्ट्रेट की। दूसरा, किसी घरेलू हिंसा की शिकायत उसे प्राप्त होती है, संरक्षण अधिकारी को यदि कोई किसी महिला की घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होती है तो वो शिकायत को मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा, अर्थात वह मजिस्ट्रेट को इसके बारे में सूचना देगा और नज़दीकी जो पुलिस अधिकारी है और उस क्षेत्र की जो सेवा प्रदाता है उन दोनों को भी उस रिपोर्ट की प्रतियां या फोटोकॉपी भेजेगा। तो इस तरह हमने देखा जो संरक्षण अधिकारी क्या क्या करता है। पहला कार्य उसका है मजिस्ट्रेट को इन कार्यों से के संबंध में सहायता देना। दूसरा कार्य है यदि इस प्रकार की यदि घरेलू हिंसा से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वह ऐसी शिकायत की रिपोर्ट पहले मजिस्ट्रेट को करेगा, अर्थात मजिस्ट्रेट को सूचना देगा। साथ ही साथ जो नज़दीकी पुलिस थाना है या पुलिस अधिकारी है उसको सूचना देगा। साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो इस संबंध में जो सेवा प्रदाता है उन दोनों को भी अपनी अपनी रिपोर्ट की फोटोकॉपी देगा। अब बात करते हैं तो संरक्षण अधिकारी की, तो व्यथित व्यक्ति को आवेदन करने में मदद करेगा। यदि व्यथित व्यक्ति अनपढ़ है या फिर आवेदन करने में उसको दिक्कत या समस्या का सामना कर रही है तो उसे वह मदद करेगा कि किस तरह उसे आवेदन करना है। उसके पास यदि विधिक सेवाएं या लीगल सर्विसेज नहीं है तो उसे लीगल सर्विसेज उपलब्ध कराएगा, उसे उसके अधिकार बताएगा और आवश्यकता पड़ी तो उसे आश्रम गृह या चिकित्सकीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगा। यदि इस तरह की ज़रूरत होगी तो वह ये सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो धारा 9 के अंतर्गत हमने संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं सेवा प्रदाता, जो हमने बात की कि संरक्षण अधिकारी अपने उस क्षेत्र में जो भी सेवा प्रदाता होगा उसको इसकी सूचना देगा। अब सेवा प्रदाता की बात करें तो सेवा प्रदाता कौन होगा। सेवा प्रदाता के बारे में धारा 10 के अंदर बताया गया है। एक अधिनियम था 1860 का, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 का था, उसके अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। सेवा प्रदाता संगठन की बात करें तो समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंदर वह पंजीकृत होना चाहिए और ये सब होने चाहिए स्वैच्छिक संगठन या फिर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कोई पंजीकृत कंपनी हो। तो दोनों हो सकते हैं, ये तो स्वैच्छिक संगठन जिसको NGOs कहते हैं और साथ ही साथ कोई कंपनी अधिनियम जो 2013 के अंतर्गत कोई कंपनी रजिस्टर कर रखी है। अब क्या करेंगे ये दोनों, ये जिनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, किसी विधिपूर्ण साधन से महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। जिनका बनाने का क्या उद्देश्य था कि कानूनी तरीके से महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना था। स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास पंजीकृत कराएगी। तो ऐसी कंपनी या ऐसे संगठन राज्य सरकार के पास जाएंगे और इस रूप में जो महिला घरेलू हिंसा के शिकार है उनकी सेवा प्रदाता के रूप में खुद को राज्य सरकार के पास जाकर पंजीकृत करवाएगी। तो सेवा प्रदाता के बारे में हमारे धारा 10 के अंदर बताया गया है। अब बात करते हैं इस संबंध में सरकार के क्या कर्तव्य हैं। तो सरकार के कर्तव्य धारा 11 के अंदर बताया गया है। केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार किन किन चीज़ों का ध्यान रखेगी। इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर लोक मीडिया के माध्यम से
व्यापक प्रचार करेगी। अर्थात इस अधिनियम के जो भी पहलू है, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, इन सब के विषय में समय समय पर मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत कराएगी। सरकारी अधिकारियों का इस अधिनियम के प्रावधानों पर समय समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दी जाएगी कि समय समय पर उनको इसके संबंध में जो भी जानकारी है अर्थात उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके आगे हम बात करें तो घरेलू हिंसा के प्रावधानों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करेगी और काल्पनिक पुनरावलोकन करेगी। मतलब बार बार चेक भी करती रहेगी कि उनको ये चीज़ें पता भी है कि नहीं है। घरेलू हिंसा के प्रावधानों से संबंधित जो भी मंत्रालय है और विभाग है उनके बीच में प्रभावी समन्वय या स्थापित करने का प्रयास करेगी। अब क्या क्या प्रावधान किए गए इसके बारे में हम बात करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत बात करें तो प्रावधानों की, कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि उसे ऐसा लग जाता है 100% कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या किए जाने की संभावना है, कि जिसके साथ कोई घरेलू हिंसा का कार्य हो चुका है या फिर भविष्य में होने की संभावना है, वह संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकता है। अर्थात एक कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कार्य हो चुका है या फिर किए जाने की संभावना है, तो संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकता है। कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। धारा 12 में लिखा हुआ है। तो अर्थात धारा 12 में क्या लिखा हुआ है? धारा 12 में यह लिखा हुआ है, या तो व्यथित व्यक्ति जो महिला है, या फिर संरक्षण अधिकारी, या फिर व्यथित व्यक्ति की तरफ से कोई भी अन्य व्यक्ति, ये तीनों व्यक्ति क्या करते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अर्थात संरक्षण प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं, और यह धारा 12 के अंदर बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त करने पर, जब घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त हो गई है तो पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता या फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 3 तरह के आदेश दे सकता है: अभिरक्षा का, निवास का और प्रतिकर का। अभिरक्षा, निवास और प्रतिकर के आदेश क्या है? इनके रूप में अनुतोष प्रदान करने के उसके अधिकार की जानकारी उस महिला को देंगे कि आपको 3 तरह के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, ये जो भी आप चाहें। पहला अभिरक्षा का, कि जो जिस पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई है उससे आपकी रक्षा की जाएगी। दूसरा निवास, यदि आप उसके साथ फिर भी रहना चाहती हैं तो हम आपको उसके साथ शांतिपूर्वक रहने के आदेश दे सकते हैं। और तीसरा प्रतिकर, अर्थात आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, चाहे आर्थिक हो चाहे मौखिक हो, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो 3 तरह के अनुतोष प्रदान किए जा सकते हैं और इनके बारे में जानकारी दी जाएगी। अभिरक्षा का, निवास का और प्रतिकर का आदेश दिया जा सकता है। उसे सेवा प्रदाताओं, संरक्षण अधिकारियों की सेवाएं और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान प्राप्त करने के उसके अधिकार की जानकारी भी दी जाएगी। अर्थात जो भी महिला आती है या उसके साथ जो भी व्यक्ति आता है उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और ये अधिकार क्या है कि जो लीगल सर्विसेज है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत जो निःशुल्क विधिक सेवाएं, लीगल सेवाएं दी जाती है, तो उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी कि उनको फ्री में वकील, लीगल सहायता ये सब दी जाएगी, तो उनको जानकारी देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इस अधिनियम में, तो जहाँ कहीं भी सुसंगत होगा उन्हें लगेगा भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अधीन किसी परिवाद के फाइल करने के उसके अधिकार की जानकारी भी दी जाएगी। अर्थात उस महिला को या उसके साथ आए हुए व्यक्ति को ये जानकारी दी जाएगी कि आप जिनके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हो उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के तहत भी आप शिकायत कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के द्वारा पहली सुनवाई आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 3 दिनों के भीतर की जानी जरूरी है। अर्थात जब भी शिकायत प्राप्त होगी मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट को जब शिकायत प्राप्त होगी उसके 3 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को सुनवाई करनी आवश्यक है। तो हमें ये 3 दिन शब्द आप याद रखना है। मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रत्येक आवेदन का निपटारा पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन के भीतर कर देना चाहिए। ये धारा 5 में लिखा हुआ है
कि मजिस्ट्रेट के पास जब भी शिकायत आएगी तो 3 दिन के अंदर उसकी सुनवाई करनी है और पूरे मामले का निपटारा जब से पहली सुनवाई होगी उससे 60 दिनों के भीतर भीतर मजिस्ट्रेट को कर देना है। ये बात में हमें याद रखनी है। अब आगे बात करें तो मजिस्ट्रेट कार्रवाइयों के किसी भी चरण में प्रत्यर्थी और व्यथित व्यक्ति को अकेले में या दोनों को साथ में सेवा प्रदाता से परामर्श लेने के निर्देश भी दे सकता है। अर्थात महिला को यदि लगता है कि उसके साथ घरेलू हिंसा होने की संभावना है, लेकिन यह एक संभावना ही है, तो मजिस्ट्रेट को यदि ऐसा लगता है तो मजिस्ट्रेट किसी सेवा प्रदाता से महिला को या प्रत्यर्थी को दोनों का परामर्श लेने की सलाह भी दे सकता है। इससे टूटते हुए परिवार भी बचाए जा सकते हैं। आगे बात करें हम तो यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थिति के कारण ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यदि कार्रवाइयों का कोई ऐसा प्रकार ऐसी वांछा करता है, ऐसी उम्मीद करता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन कार्रवाइयाँ बंद कमरे में भी चला सकता है। अर्थात यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मामले की सेंसिटिविटी ये कहती है कि आप खुले में इसके बारे में चर्चा नहीं करें, तो सारी कार्रवाई मजिस्ट्रेट बंद कमरे में भी कर सकता है। आगे हम धारा 17 के बारे में बात करते हैं। घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार रहेगा। इसके बाद भी यदि वह शिकायत करती है तो इसके बाद भी वह उस परिवार के साथ या उस व्यक्ति के साथ साझी गृहस्थी में निवास कर सकती है, चाहे वह उसमें अधिकार कोई रखती हो या न रखती हो। दोनों ही सूरत में वह उस घर में रह सकती है। प्रत्यर्थी उस व्यथित व्यक्ति को साझी गृहस्थी से बेदखल या अपवर्जित नहीं कर सकता जहां वह पहले रह रही थी। अर्थात जिसके खिलाफ शिकायत की गई है तो इसके बाद ऐसा होता है कि उसको महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन संरक्षण का आदेश मिलने के बाद उस महिला को उससे बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जा सकता। इसलिए मजिस्ट्रेट कुछ आदेश दे सकता है, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। परीक्षा में कभी कभी आ जाता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा कौन कौन से आदेश दिए जा सकते हैं। पहला आता है संरक्षण का आदेश, जो धारा 18 के अंतर्गत आता है। मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकता है तथा प्रत्यर्थी को ये प्रतिबद्ध कर सकता है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, कि कह सकता है कि वह घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य को अब नहीं करेगा। घरेलू हिंसा के कार्यों को करने में ना तो सहायता करेगा, ना किसी को प्रेरित करेगा कि वह ना तो खुद भी नहीं करेगा और दूसरे से भी नहीं करवाएगा। व्यथित व्यक्ति के नियोजन यदि कोई वह सर्विस करती है या फिर कोई किसी रोजगार में है तो उस स्थान पे भी नहीं जाएगा। यदि वह महिला पढ़ाई करती है तो उसके स्कूल में, या पढ़ाती है तो स्कूल में भी नहीं जाएगा। तो इनके लिए वह उन्हें प्रतिबद्ध कर सकती है, अर्थात रोका जा सकता है। व्यथित व्यक्ति के से संपर्क करने का प्रयत्न करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो। अर्थात यदि व्यथित व्यक्ति उससे संपर्क करना नहीं चाहता तो वह उससे संपर्क करने का प्रयास करेगा, तो इससे रोक सकता है मजिस्ट्रेट के आदेश से। इसके अंतर्गत व्यक्तिक, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक और दूरभाषी किसी भी प्रकार के संपर्क के बारे में हो सकता है। यदि व्यथित व्यक्ति जो प्रत्यर्थी से किसी प्रकार का संपर्क नहीं करना चाहता तो मजिस्ट्रेट उसे चाहे व्यक्तिगत रूप से मिलने गए, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, दूरभाषी, फ़ोन पे, मैसेज, किसी भी प्रकार से संपर्क करने से रोक सकता है। किन्हीं आस्तियों का हस्तांतरण, जैसे कि घर है, गाड़ी है, इस प्रकार की यदि कोई चीज़ है, बैंक खाता है, लॉकर का परिचालन है, तो वह उसके परिचालन को भी रोक सकता है। क्योंकि कभी कभी जब इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है तो जिसके खिलाफ ये शिकायत प्राप्त होती है, यदि उसके साथ उसका जॉइंट खाता है तो सारे पैसे निकाल लेता है, संपत्ति होती है तो उसे बेच देता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए संरक्षण का आदेश दे सकता मजिस्ट्रेट। व्यथित व्यक्ति के आश्रित व्यक्ति या अन्य नातेदार या ऐसे व्यक्ति को जो व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा के विरुद्ध सहायता देता है, उसके साथ हिंसा करता है, तो मजिस्ट्रेट उनको रोक सकता है। दूसरा आदेश कैसा दे सकता है मजिस्ट्रेट, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसे कहते हैं निवास का आदेश, जो धारा 19 के अंतर्गत आता है। निवास आदेश प्रत्यर्थी के द्वारा व्यथित व्यक्ति के साझी गृहस्थी से निष्कासन के विरुद्ध अवरुद्ध कर सकता है। अर्थात यदि व्यथित व्यक्ति किसी साझी गृहस्थी में रहता है तो उसे उस गृहस्थी से निकाले जाने के लिए अवरुद्ध कर सकता है कि उसे नहीं निकाला जाएगा। प्रत्यर्थी को उसी साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निर्देश भी दे सकता है कि वह
व्यथित व्यक्ति तो उसी घर में रहेगा, लेकिन जो जिसके खिलाफ शिकायत है वह कहीं और जाके कमरा किराया ले ले। ये इस तरह के आदेश भी दे सकता है कि वो तो वहीं रहेंगी, महिला है, लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत है वह बाहर निकले और बाहर कहीं भी रहना है जहाँ रहे। प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदार को साझी गृहस्थी के किसी भाग में जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है प्रवेश करने से अवरुद्ध किया जा सकता है। अर्थात यदि घर आपका बड़ा है तो जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार के आदेश भी दे सकता है कि जिस एरिया या जिस पोर्शन में व्यथित व्यक्ति या व्यथित महिला रहती है, आप उस पोर्शन में या इस कमरे में या उस स्थान पे आप ना जाएं। तो इन सब चीज़ों के लिए अवरुद्ध किया जा सकता है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से बेचने और ऋण लेने से भी रोका जा सकता है। अर्थात जिसके खिलाफ शिकायत है वह साझी गृहस्थी को यदि बेचने का प्रयास करता है या उस पर किसी प्रकार का लोन लेने का प्रयास करता है तो वह इन चीज़ों को रोकता है। इसे निवास के आदेश के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के अंदर धारा 19 में बताया गया है। प्रत्यर्थी को मजिस्ट्रेट की इजाज़त की सिवाय साझी गृहस्थी में अपने अधिकार व्यंजन से रोकना। इसके बाद बात करें तो हम प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर के आनुकल्पिक वास जैसी सुविधाएं जैसे वह साझी गृहस्थी में उपभोग कर रही थी उसके लिए किराए का संदाय करने के लिए निर्देश देना। अर्थात यदि व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी का घर छोटा है तो व्यथित व्यक्ति के लिए घर से बाहर एक कमरे किराए की या फिर किराए की व्यवस्था करवाने की जिम्मेदारी प्रत्यर्थी की होगी और वह उसी स्तर का होगा जिस स्तर में वह पहले रह रही थी। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 20 के बारे में। धारा 20 है धनीय अनुतोष। तो जिला मजिस्ट्रेट तीसरा अनुतोष जारी कर सकता धनीय अनुतोष। यह धारा 20 के अंतर्गत है। धारा 20 के अंतर्गत क्या बताते हैं कि व्यथित व्यक्ति तथा उसकी संतान उपगत व्यय और हानि की पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। अर्थात यदि व्यथित महिला है और उसका बच्चा है, उनके जो घरेलू कार्य होते हैं उनके लिए या फिर उनको किसी प्रकार की हानि हो रही है तो उनके लिए जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा धनीय अनुतोष उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए जा सकते हैं, जिसमें उपार्जन की हानि, चिकित्सकीय व्यय यदि उनका इलाज है कोई तो चिकित्सकीय व्यय, संपत्ति की हानि, व्यथित व्यक्ति एवं उनकी संतान के लिए भरण पोषण का व्यय, तो इस तरह के धनीय अनुतोष के आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। चौथा आदेश है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जा सकता है धारा 21 के अंतर्गत, तो वह है अभिरक्षा का आदेश। मजिस्ट्रेट सुनवाई के दौरान संतान की अभिरक्षा व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को दे सकता है। प्रत्यर्थी की संतान से भेंट की व्यवस्था भी की जा सकती है यदि उसकी संतान के हित में कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो अभिरक्षा के आदेश की बात करें तो उसकी साथ साथ उनके जो संतान है उनकी अभिरक्षा की व्यवस्था भी इसके अंदर की गई है धारा 21 के अंतर्गत। तो यदि व्यथित व्यक्ति आवेदन करता है कि उससे नहीं मिलने दिया जाए संतान से तो इससे अभिरक्षा का आदेश जारी किया जा सकता है, और यदि लगता है कि मिलने दिया जाए तो इसकी व्यवस्था की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसके बाद आता है प्रतिकर के आदेश जो धारा 22 के अंतर्गत आते हैं। प्रतिकर के आदेश के अंतर्गत देखें तो व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी को क्षतियों जैसे मानसिक यातना, भावनात्मक कष्ट आदि के लिए प्रतिकर का संदाय करने के आदेश भी दे सकता है, अर्थात क्षतिपूर्ति का आदेश भी दे सकता है। धारा 31 के अंतर्गत क्या है, प्रत्यर्थी के द्वारा संरक्षण आदेश का भंग एक अपराध माना जाएगा। यदि प्रत्यर्थी इन आदेशों को नहीं मानता तो यह एक तरह का अपराध माना जाएगा जिसके लिए उसे 1 वर्ष तक का कारावास और 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो ये प्रत्यर्थी को ध्यान रखना चाहिए। तो आगे धारा 32 के बारे में बात करें तो धारा 32 क्या कहती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय और अमानवीय होंगे, अजमानवीय नहीं होंगे, अजमानवीय होंगे अर्थात यदि इस प्रकार के अपराध कोई करता है तो संज्ञेय होंगे, अर्थात पहली बार में नज़र में आते ही इसको सीरियसली लिया जाएगा। व्यथित व्यक्ति के एकमात्र परीक्षा से, अर्थात यदि व्यथित व्यक्ति अगर महिला कहती है तो उसे अभियुक्त के खिलाफ अपराध न्यायालय में मान लिया जाएगा। इसके लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। तो महिलाओं के लिए यह अधिकार काफ़ी अच्छा है जिससे घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है।
यदि कोई संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है, अर्थात महिला संरक्षण अधिकारी को शिकायत करती है और वह अपने कर्तव्यों को पालन करने में असफल रहता है या कर्तव्य पालन करने से मना करता है, इनकार करता है, तो उसे 1 साल तक के कारावास या 20,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। अब एक वाद आता है हिराल हरसोरा और कुसुम हरसोरा का विवाद। इसके अंतर्गत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। इस अधिनियम की धारा 2Q में से एक शब्द आता पुरुष, वयस्क पुरुष, इस शब्द को हटा दिया। अर्थात पहले इस अधिनियम में क्या था कि व्यथित महिला अपना परिवार जिसके खिलाफ करती थी वह एक वयस्क पुरुष को होना आवश्यक था। तो ये केस था हिराल हरसोरा और कुसुम हरसोरा वाद। इसके अंतर्गत जो ये वयस्क पुरुष है इस शब्द को हटा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार ये माना गया कि यह शब्द समानता के अधिकार के विरुद्ध है, अर्थात महिला के साथ घरेलू हिंसा कोई भी कर सकता है, इसके लिए वयस्क पुरुष होना आवश्यक नहीं है। अब क्या प्रत्यर्थी किसी भी लिंग या किसी भी आयु का हो सकता है। यह शब्द किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा के शिकार महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरी मंशा के विरुद्ध था। इस फैसले के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू सामने आते हैं। पहला क्या आता है, हमने ये देख लिया कि वयस्क पुरुष के स्थान पे अब शिकायत किसी भी लिंग के साथ और किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए शिकायत की जा सकती है। अब इसके कुछ सकारात्मक पहलू देखते हैं। सकारात्मक पहलू के बारे में बात करें तो हम क्या हिराल हरसोरा और कुसुम हरसोरा वाद के सकारात्मक पहलू क्या थे। यह अधिनियम के उद्देश्यों के पक्ष में, क्योंकि अब महिलाओं को भी दोषी माना जाएगा जो अक्सर घरेलू हिंसा की शिकार करती है, अर्थात जो घरेलू हिंसा करती है उन महिलाओं को भी इसके अंतर्गत लिया जाएगा। पहले केवल वयस्क पुरुषों को शामिल किया जाता था। यह फैसला इस अधिनियम को और भी व्यापक बनाएगा, अर्थात इस अधिनियम के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अब यह समानता के अधिकार के पक्ष में है तथा दोषी को लिंग के आधार पर नहीं बल्कि उसके कार्य के आधार पर देखा जाएगा। इसकी कुछ कमियां भी हैं जिसे हम नकारात्मक पहलू कहेंगे। नकारात्मक पहलुओं की बात करें तो अब नाबालिगों को भी इस अधिनियम के दायरे में ला दिया गया है। यह अधिनियम मुख्य रूप से संरक्षण की बात करता है, परंतु एक नाबालिग से कोई संरक्षण कैसे मांग सकता है कि जैसे एक महिला के द्वारा एक 5 साल के बच्चे के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दिया जाता है जैसे, तो 5 साल के बच्चे 6 साल के बच्चे इसके खिलाफ कोई किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। तो यह एक हास्यास्पद बात भी हो सकती है। लेकिन हमें इसके नकारात्मक पहलुओं को कम से कम देखना है। यह बदलाव पति को पत्नी के विरुद्ध मामलों को दर्ज करने के लिए प्रेरित करेगा, अर्थात यदि महिला पुरुष को धमकी देती है कि वह उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर देगी, तो पति भी अपनी बहन या अपनी माता से अपनी पत्नी के खिलाफ या फिर उस महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि अब यह बदले की भावना अपने माँ या बहन के माध्यम से पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करवाना आसान हो गया है इसके माध्यम से। तो इसके कुछ नकारात्मक पहलू थे, तो ये बदले की भावना को भी प्रेरित करेगा। अब हमने अधिनियम को तो देख लिया है, अब अधिनियम के सकारात्मक पहलुओं की बात करें। इसमें घरेलू हिंसा के सभी पहलुओं को परिभाषित किया गया है। घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा दी गई है। यह दहेज जैसी कुप्रथाओं को हतोत्साहित करता है। इस अधिनियम में कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कर सकता है, जिससे घरेलू हिंसा के मामले पुलिस को सूचित करने में सहायता होगी। संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा के निपटारे के लिए विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बंद कमरे में कार्रवाइयों का प्रावधान है जो महिला की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सहायता करेगा। इसमें परामर्श का प्रावधान है जिसके तहत परिवार और विवाह को बचाया जा सकेगा। इसमें संपूर्ण कार्रवाई 60 दिनों में पूरा करने का प्रावधान है जिसमें जल्दी से जल्दी न्याय सुनिश्चित होगा। इसमें महिला को संरक्षण के साथ साथ निवास, आर्थिक अनुतोष आदि भी उपलब्ध कराए गए हैं। नकारात्मक पहलुओं की बात करें, अर्थात इस अधिनियम में क्या कमियां हैं, कमियों की बात करें हम तो नकारात्मक पहलू, यह अधिनियम लैंगिक रूप से समान नहीं है क्योंकि इसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुषों के प्रावधान नहीं किया गया। इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसमें एकमात्र महिला के साक्ष्य को ही अपराध सिद्ध के रूप में माना जाता है। राज्य के द्वारा पर्याप्त मात्रा में संरक्षण अधिकारी नियुक्त ही नहीं किए जाते।
सेवा प्रदाता और गैर सरकारी संगठनों को पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिसके कारण वे व्यथित महिला की सहायता नहीं कर पाते। इस अधिनियम के मुद्दों के लिए अलग से न्यायालय नहीं है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पहले से बहुत सारा कार्य है, तो वह इन मामलों को ठीक से नहीं देख पाते। अब कुछ प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षा में आए हुए हैं। जैसे एक प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति क्या है? अगला प्रश्न है, उन व्यक्तियों को प्रगणित कीजिए जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष हेतु मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन कर सकते हैं, उनके बारे में बताइए। तो इस तरह हमने यह अधिनियम देखा, अर्थात घरेलू हिंसा से व्यथित घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में पढ़ा, इसके सभी पहलुओं के बारे में पढ़ा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि हमारी जो ये मुहिम है निःशुल्क शिक्षा की, तो इसको हम आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।